मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट क्या होती है? ब्रेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं स्तन। तो ब्रेस्ट मेल और फीमेल दोनों में होती है, लेकिन मेल में ब्रेस्ट रूडिमेंट्री फॉर्म में होती है। रूडिमेंट्री फॉर्म का मतलब होता है नॉट वेरी डेवलप्ड, मतलब कि जितना एडवांस्ड स्ट्रक्चर फीमेल में होती है ब्रेस्ट की, उतना ज़्यादा एडवांस मेल में नहीं होता है। मेल के ब्रेस्ट में कैंसरस सेल का डेवलपमेंट होने लगता है, उसको हम बोलते हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर। मेल ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें मैलिग्नेंट सेल्स कौन सी होती है? मैलिग्नेंट सेल्स कैंसर की सेल होती है। कैंसर दो टाइप का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन होती है वो एक ही पार्ट में होती है और वो एक्स्ट्रा स्प्रेड नहीं करती है, मतलब जिस पार्ट में रहती है उसी पार्ट में कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं करती है। अगर बॉडी के कोई एक पार्ट में हो गई हो तो वो वहीं पे लंबे समय तक रहती है और उसी के सेल्स को अफेक्ट करती है। लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर होती है वो एक जगह पे अगर हो जाती है तो जल्दी से ही वो रैपिडली डिवाइड करके बॉडी के दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड हो जाती है, दूसरे पार्ट में भी फैल जाती है। तो मेल ब्रेस्ट कैंसर क्या है? मेल ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें मैलिग्नेंट सेल्स जो कि कैंसरस सेल होती है वो कहाँ पे बनती है? ब्रेस्ट के टिश्यू में वो कैंसरस सेल बनने लगती है, ठीक है। और ये जो कैंसर सेल है वो किसी भी एज के लोगों को हो सकती है, मतलब कोई भी अगर पुरुष है तो वो किसी भी एज के लोगों को होगी, लेकिन अधिकतर किस उम्र के लोग को होती है? 60 से लेकर के 70 वर्ष के जो पुरुष होते हैं उनमें ये अधिकतर होती है। ब्रेस्ट कैंसर कितने टाइप्स की होती है मेन में? ब्रेस्ट कैंसर मेनली 5 टाइप की होती है। पहला क्या है? इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, पेजेट डिजीज ऑफ द निपल। निपल क्या होती है? मेल का जो ब्रेस्ट होता है अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एक डार्क स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं निपल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं निपल। तो पेजेट डिजीज ऑफ द निपल, उसके बाद लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। अब हम बारी बारी से इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम पहले वाले को समझ लेते हैं। पहला कौन सा टाइप है? पहला है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब मैंने आपको बताया है कैंसर होता है, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा में क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो कैंसर है वो कहाँ पे स्प्रेड होगा? ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं। डायग्राम ये किसका है? मेल ब्रेस्ट का डायग्राम है, मतलब एक मेल में कैसा ब्रेस्ट होता है उसका डायग्राम है। ये अंदर से है। इसमें क्या है? ये येलो वाली जो है वो फैटी टिश्यू है, ये जो रेड वाली पोर्शन है उसको मसल्स बोलते हैं, और ये दोनों जो रेड वाली पार्ट है ये चेस्ट वॉल है, ठीक है, ये चेस्ट वॉल है। और ये जो आपको ब्लू कलर की हल्की सी दिख रही है उसको वो है रिब्स। सामने से जो निकला हुआ स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं निपल, और यहाँ पे छोटी छोटी डक्ट रहती है मेल में। फीमेल में ये बहुत ज़्यादा आगे जाकर के एडवांस हो जाती है, बहुत इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, लेकिन मेल में ये सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। तो इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा में क्या होगा? डक्टल कार्सिनोमा में ये जो डक्ट है, कैंसर सेल यहाँ पे स्प्रेड करने के बाद ये जो फैटी टिश्यू है इससे आगे फैलना स्टार्ट कर देगी। मतलब इसके डक्ट में जो स्टार्टिंग में कैसे होगी? डक्ट में कैंसर होगी, उसके बाद इससे आगे भी कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे का भी जो सेल्स है जो कि हेल्दी है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लगेगा। और अक्सर जो पुरुष होते हैं उनको इसी टाइप का कैंसर होता है। डक्ट में भी हो जाता है, निपल में भी हो जाता है, और उसके साथ साथ ये जो डक्ट है इसके साथ साथ आगे वाले पोर्शन में भी कैंसर सेल स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। इसमें क्या होती है? इसमें एबनॉर्मल सेल्स जो कि कहाँ पे पाई जाती है? लाइनिंग ऑफ डक्ट, ठीक है। और कहाँ पे? लाइनिंग ऑफ डक्ट। ये जो डक्ट दिख रही है ब्लैक कलर की, इसके अंदर की लेयर में कैंसर सेल होती है, लेकिन ये इससे आगे नहीं होती है, ये सिर्फ डक्ट में ही होती है। डक्ट का मतलब होता है नली। यहाँ पे नली टाइप की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं डक्ट, और यहाँ पे बहुत सारी होती है, लेकिन मेल में ये ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, फीमेल में ये बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो जाती है। तो डक्टल कार्सिनोमा सीटू नाम से क्लियर है कि कैंसर कहाँ पे होगी? कैंसर होगी इस डक्ट में, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम इंट्राडक्टल कार्सिनोमा भी बोलते हैं, क्योंकि डक्ट के अंदर वाली लेयर में होती है, इसीलिए हम इसको इंट्राडक्टल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। तीसरा क्या है? इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है? कि वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, मतलब वहां पे सूजन होगा। तो इस कैंसर में क्या होती है? इस कैंसर में ब्रेस्ट ऊपर से देखेंगे तो रेड हो जाएगा, पूरा वो फूल जाएगा, मतलब जो पार्ट है वो रेड हो जाएगा, वहां पे सूजन आ जाएगी। और अगर
हम हैंड से उसको टच करेंगे तो वो थोड़ा सा गर्म फील होगा, मतलब वो जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म होगी, बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा वो गर्म रहेगी। लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, बस वो एरिया यानी कि सिर्फ ब्रेस्ट को अगर हम टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही गर्म हमें फील होगा। ये कौन सी कैंसर हो गई? इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। चौथा क्या है? पेजेट डिजीज ऑफ द निप्पल। इसमें क्या होती है? इसमें जो ट्यूमर्स होते हैं वो ग्रो कहाँ पे होते हैं? वो डक्ट में ग्रो होते हैं। अब वो डक्ट कहाँ पे होती है? मैं आपको अभी ये डायग्राम आपको अभी जस्ट बताया था कि अगर ये मेल ब्रेस्ट है तो यहाँ पे निप्पल होगी, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो डक्ट होती है उस डक्ट में ये ग्रो होती है, और उस डक्ट में ग्रो होने के बाद फिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये अगर हम निप्पल को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर के जो सेल है वो एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब अंदर से ये डक्ट में पहले कैंसर सेल आएगी, उसके बाद ऊपर के सरफेस में कैंसर सेल स्प्रेड होने लगेगी, ऊपर के सरफेस पे कैंसर सेल फैलने लगेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? पेजेट डिजीज ऑफ द निप्पल, क्योंकि ये निप्पल में होती है, ठीक है। पांचवा क्या है? लोबुलर कार्सिनोमा इन सितु। अब इसे नेम से क्लियर है कि लोब में कैंसरस सेल बनता है। लोब में कैंसरस सेल हेल्दी सेल को, जो लोब्स होते हैं उनमें जो हेल्दी सेल होते हैं वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब ये लोब्स क्या होती है? ये लोब्स एबनॉर्मल सेल कहाँ पे होते हैं? लोब्स पे, या फिर सेक्शंस ऑफ द ब्रेस्ट। जहाँ पे लोब्स होता है या फिर ब्रेस्ट का कोई एक सेक्शन हो गया वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। लोब्स क्या होते हैं? लोब्स जो मैंने आपको ये बताए हैं, ये डक्ट होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये आगे जाकर के इस टाइप से डिवाइड हो जाती है। इन दोनों को हम बोलते हैं लोब्स, ठीक। इसी लोब्स में कैंसर सेल का डेवलपमेंट होने लगता है, और इस लोब में कैंसर सेल जब डेवलप होती है तो इसके अंदर वाली लाइनिंग में डेवलप होने लगती है पहले, उसके बाद धीरे धीरे फिर जाकर के डक्ट में भी कैंसर सेल का डेवलपमेंट होने लगता है। लेकिन ये जो कैंसर है वो अक्सर विमेन में होता है, मेल में ये कैंसर नहीं पाई जाती है। मतलब मेल में इस टाइप की कैंसर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर। कौन कौन से कॉजेज है और क्या क्या रिस्क फैक्टर है। कॉजेज का मतलब होता है कारण, और रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से मेल में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहला क्या है? ओल्डर एज। जो 60 से 70 वर्ष के पुरुष होते हैं उनमें ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। किसी पुरुष के फैमिली में अगर पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है किसी पुरुष को, तो हो सकता है कि उसके आने वाले जनरेशन को भी ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़े। तीसरा क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। जो पुरुष बहुत ज़्यादा शराब का यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा पीता है शराब, उसके बॉडी में, उसके ब्रेस्ट में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। चौथा क्या है? एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन। इसका मतलब है कि अगर कोई पुरुष बहुत ज़्यादा कोई ऐसी मेडिसिन लेता है या फिर कोई ऐसी थेरेपी लेता है जिसमें एस्ट्रोजन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कोई ऐसा लिक्विड लेता है जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बॉडी में जो एस्ट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा होने से ब्रेस्ट में कैंसर की संभावना हो सकती है, और अदर पार्ट्स में भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा हाइपर एस्ट्रोजेनिसिज्म। इसका मतलब है कि उसके बॉडी में अचानक से बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस होने के कारण उसके बॉडी में नेचुरली एस्ट्रोजन बनना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल हार्मोन है, लेकिन मेल में ये कम होती है। मेल में कम होती है, लेकिन जब ये मेल में ज़्यादा होती है तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इससे ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत सारे पुरुष को हो जाता है। पांचवा क्या है? लीवर डिजीज। लीवर डिजीज किस कारण से हो सकती है? अगर बॉडी में एस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, उसका लेवल ज़्यादा होगा किसी पुरुष के बॉडी में, तो उसको लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि लीवर डिजीज हो सकती है, और जब लीवर डिजीज होगी तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओबेसिटी, मोटापे के कारण हो सकती है। रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ही एक्सरेज करवाता है, बहुत ज़्यादा एक्सरेज के सामने, गामा रेज के सामने अगर उसका बॉडी बार बार आता है उस रेडिएशन के सामने, तो उसके बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होती है? क्रोमोसोम कैसा होता है? अगर एक मेल का क्रोमोसोम देखें तो XY होता है और फीमेल का XX, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होती है? डबल XY क्रोमोसोम, यानी कि एक X एक्स्ट्रा आ जाती है उस पुरुष के बॉडी में। उस पुरुष का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल का होता है, लेकिन जो उसकी पूरी बॉडी होती है, जो उसके बियर्ड नहीं होती, उसकी जो फेस की स्ट्रक्चर होती है, उसके नेक होते हैं, ये सभी फीमेल के जैसे होती है। उसकी जो बॉडी की पूरी
स्ट्रक्चर है वो फीमेल जैसी होती है, उसकी जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं वो फीमेल के तरह ही ग्रो करते हैं, उसका जो पूरा बॉडी का जो एक्टिविटी होता है वो भी फीमेल के तरह ही होता है। तो इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो बॉडी है वो फीमेल की तरह होती है और उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल की तरह होता है, और जो उसका टेस्टीज होती है, टेस्टीज कौन सी होती है, ये स्क्रॉटम है, इसमें टेस्टीज होती है, ठीक है, ये भी सही से डेवलप नहीं रहता है और कभी कभी टेस्टीज स्क्रॉटम में सही से नहीं आ पाता है। इस कंडीशन में क्या होती है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है मेल की वो अच्छे से डेवलप भी नहीं होती है। तो इस कंडीशन में उस पुरुष के बॉडी में, उस पुरुष के ब्रेस्ट में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम साइन और सिम्टम्स बोलते हैं। कौन कौन से लक्षण जब ब्रेस्ट में कैंसर हो जाती है तो हमें देखने को मिलता है एक पुरुष के बॉडी में। पहला क्या है, अ पेनलेस लंप और थिकनिंग ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। इसका मतलब है, लंप का मतलब होता है छोटा सा गांठ, छोटी सी गांठ बन जाती है, उसके बाद वो जो गांठ होती है वो पेनलेस होती है, पहले उसमें दर्द नहीं होता है, उसके बाद जो ब्रेस्ट का टिश्यू है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। उसके बाद है निपल पेन, उसके निपल में पेन महसूस होती है। चेंजेस टू स्किन कवरिंग द ब्रेस्ट, ठीक है, ऊपर से अगर हम मेल के ब्रेस्ट को देखेंगे तो जो उसका स्किन है वो चेंज होने लगेगा कैंसर की वजह से। वहाँ पे थोड़ी सी जो स्किन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ जाने लगेगी। इसके अलावा पकड़िंग का मतलब होता है वहाँ पे जो स्मॉल फोल्ड्स बनने लगेंगे स्किन के और वो रेड हो जाएगी और उसकी जो ऊपर की स्किन है बहुत ज़्यादा ही ड्राई हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा निपल जो होता है उसमें भी रेडनेस आ जाएगी, वहाँ की भी स्किन ड्राई हो जाएगी। और निपल्स बाहर की तरफ होता है जनरली, लेकिन वो अंदर की तरफ जाने लगेगा अगर उसके बॉडी में कैंसर सेल की डेवलपमेंट हो रही है तो। अल्सरेशन ऑफ द स्किन, इसमें क्या होता है, स्किन में अल्सर्स होने लगता है, मतलब स्किन के ऊपर आपको घाव देखने को मिल सकते हैं। ब्लडी और ओपेक डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, जो निप्पल होती है वहाँ से हल्की सी ब्लडी, मतलब उसमें थोड़ा सा ब्लड रहेगा उस डिस्चार्ज में और वो डिस्चार्ज क्लियर नहीं होगा, ठीक। वो कहाँ से डिस्चार्ज होगा, निप्पल से बाहर निकलेगा कुछ ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो जिसमें थोड़ी सी ब्लड की अमाउंट होगी और वो क्लियर बिल्कुल नहीं होगा। एनलार्ज लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म के अंडर में जो लिम्फ नोड्स होती है उसमें एनलार्जमेंट हो जाएगी, मतलब वो लिम्फ नोड में सूजन हो जाएगी। लिम्फ नोड में सूजन क्यों होती है, अगर हमारे बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे लिम्फ नोड में सबसे पहले सूजन हो जाती है और लिम्फ नोड हमारे बॉडी को इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि मेल में ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट के पास कौन सी होती है, ब्रेस्ट के पास आर्मपिट है। आर्मपिट किसको बोलते हैं हम, ठीक, अगर ब्रेस्ट है किसी मेल की, ठीक है, तो ये अगर इसकी आर्म है तो यहाँ वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, आर्मपिट बोलते हैं। तो इस वाले एरिया में जो लिम्फ नोड्स होगी वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिसको करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि बॉडी में कैंसर सेल है या फिर नहीं है। हम टेस्ट के थ्रू ये पता लगाते हैं कि अगर बॉडी में जो मैंने आपको अभी लक्षण बताया है इन सभी लक्षण में से अगर पेशेंट कुछ फील कर रहा है तो हम कंफर्म होने के लिए ये सभी टेस्ट को करते हैं। पहला कौन सा है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम। हम फिजिकल एग्जाम करते हैं, मतलब हाथ से पालपेट करते हैं और ब्रेस्ट के आसपास देखते हैं कि ब्रेस्ट के आसपास में कहीं छोटी सी गांठ तो नहीं है या फिर ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है या फिर नहीं है। इस सभी चीज़ों को हम किस में नोट करते हैं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम में। इसके बाद मैमोग्राम, मैमोग्राम का मतलब होता है ब्रेस्ट में से एक्स रेज को, यानी कि जो किरणें होती है, एक्स जो किरणें होती है किसको निकालते हैं, ब्रेस्ट में से एक्स रेज। रेज का हिंदी क्या होता है, किरण। तो एक्स रेज को ब्रेस्ट में से पास किया जाता है, इसके थ्रू पता लगाया जाता है कि कैंसर सेल का डेवलपमेंट कहाँ पे है और किस स्टेज में कैंसर सेल है, ठीक है। इसके अलावा है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। ब्रेस्ट का हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि हम पता लगा सके कैंसर है या फिर नहीं है। निपल डिस्चार्ज का एग्जामिनेशन करते हैं, जो ब्लडी और ओपेक डिस्चार्ज निकल रहा है उस व्यक्ति के निपल से उसका हम अच्छे से एग्जामिन करते हैं। बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी का मतलब है कि वहाँ यानी कि ब्रेस्ट में अगर कैंसर है तो ब्रेस्ट की कोई एक टिश्यू को लेकर के जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो सकता है तो वहाँ की छोटी सी टिश्यू को हम कट करके उसका एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं कट करने के लिए, इसमें हम निडल यूज़ करते हैं ताकि ब्रेस्ट के छोटी सी जो टिश्यू है उसको हम रिमूव कर सके, ठीक है। टेस्ट के लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर टेस्ट। रिसेप्टर का मतलब होता है प्रोटीन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोटीन का हम
टेस्ट करते हैं कि बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कहीं हाई तो नहीं है, या फिर ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल कितना ज़्यादा है, हार्मोन कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस पुरुष के बॉडी में। अब हम मेल में ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस को देख लेते हैं। कितने स्टेज में होती है ब्रेस्ट कैंसर, मतलब अगर स्टार्टिंग होती है कैंसर की तो वो कैसे होती है, और वो कैसे वो दूसरे पार्ट्स में, दूसरे ऑर्गन्स में कैसे वो स्प्रेड कर जाती है, कैसे वो फैल जाती है। स्टेज 1 में हम क्या देखते हैं, स्टेज 1 में हम देखते हैं कि जो ट्यूमर्स होती है, अब ट्यूमर्स कहाँ पे होगी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में ट्यूमर्स होगी, तो वो 2 सेंटीमीटर की होती है और आसपास के लिम्फ नोड्स में वो स्प्रेड नहीं करती है। ब्रेस्ट किसके पास होती है, आर्मपिट के पास होती है, आर्मपिट में बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, तो उस लिम्फ नोड्स में अभी तक कैंसर नहीं फैली है, अभी सिर्फ 2 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर होता है। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में ट्यूमर 5 सेंटीमीटर का हो सकता है और आसपास के लिम्फ नोड्स में भी कैंसर फैल सकता है स्टेज 2 में। लेकिन ट्यूमर्स अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होगा तो आसपास के लिम्फ नोड में वो ट्यूमर्स, जो कैंसर सेल है वो कैंसर सेल आसपास के ट्यूमर लिम्फ नोड्स में नहीं फैलेंगे। 2 कंडीशन है इसमें स्टेज 2 में। पहला कि अगर 5 सेंटीमीटर तक अगर वो ट्यूमर है तो आसपास के लिम्फ नोड में वो फैल सकता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर से अगर वो ट्यूमर बड़ा है तो आसपास के लिम्फ नोड में नहीं फैलेगा स्टेज 2 में। स्टेज 3 में क्या है, स्टेज 3 में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है ट्यूमर और ये फैल जाता है, जो आसपास की जो लिम्फ नोड होती है वो बहुत सारे लिम्फ नोड में, एक लिम्फ नोड में नहीं, वो बहुत सारे लिम्फ नोड्स में फैल जाती है। लिम्फ नोड्स क्या होती है, ये एक तरह से कोई भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो तो ये इंडिकेट करती है, इसमें सूजन आ जाती है जैसे ही इन्फेक्शन आती है बॉडी में, और अगर लिम्फ नोड इन्फेक्शन से फाइट करने में हार जाता है, जो इन्फेक्शन है वो इस पर हावी हो जाता है, तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर ट्यूमर्स 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो आसपास के बहुत सारे लिम्फ नोड्स को स्टेज 3 में वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर चुका होता है। स्टेज 4 में क्या, स्टेज 4 में कैंसर पूरे ब्रेस्ट में हो जाती है और साथ ही साथ पूरा ब्रेस्ट का जो टिश्यू है वो कैंसरस टिश्यू बन जाता है, कैंसरस सेल बन जाता है और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी कैंसर फैल जाती है, यानी कि बोन में भी फैल सकती है, साथ ही साथ ब्रेन में भी फैल सकती है, लीवर में भी फैल सकती है और लंग्स में भी कैंसर हो सकती है। अगर किसी पुरुष के मेल में कैंसर की डेवलपमेंट हो रही है तो हम उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रीटमेंट या फिर इसको हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा सर्जरी करते हैं, ठीक है। सर्जरी में किस टाइप की सर्जरी की जाती है, पहला क्या है, पहला है रेडिकल मैस्टेक्टमी। इसका मतलब है कि ब्रेस्ट को पूरा रिमूव कर देते हैं और ब्रेस्ट के आसपास की जो लंग्स होती है या फिर जो डायफ्राम होती है, जो मसल्स होती है या फिर जो लिम्फ नोड्स होती है जिसमें कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो गया है, उसके पार्ट को, जहाँ पे हो गया कैंसर सेल का डेवलपमेंट, उसके पार्ट को या फिर इसमें पूरे ब्रेस्ट को हम रिमूव कर देते हैं कट करके। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, इसमें ब्रेस्ट में से सिर्फ कैंसर सेल को हम कट करके निकालते हैं, ब्रेस्ट को हम नहीं रिमूव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, पूरा ब्रेस्ट ही रिमूव हो जाता है, लेकिन इसमें हम ब्रेस्ट को रिमूव नहीं करते हैं। उसके बाद है लंपेक्टमी। लंपेक्टमी का मतलब है जो ट्यूमर्स होते हैं, जो लंप होती है, लंप का मतलब होता है एक छोटी सी उभार होती है जो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो हम इसमें उस लंप को, जो ट्यूमर्स होती है, मतलब जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है कैंसर की, अगर उस कंडीशन में अगर पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो सर्जरी में वो जो लंप होती है, जो ट्यूमर्स होती है, उसको रिमूव कर देते हैं ब्रेस्ट से। इसके बाद है रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी करने के बाद हम रेडिएशन थेरेपी को करते हैं, क्योंकि अगर सर्जरी के टाइम में कोई भी कैंसर सेल अगर बच जाती है तो रेडिएशन में हाई एनर्जी एक्स रेज को बॉडी से पास किया जाता है, जिससे कि कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो, जिससे कि कैंसर सेल जो भी अगर बचा खुचा रह गया हो तो वो भी किल कर जाए, उसको भी किल कर देते हैं, उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम मेनली ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अब वो ड्रग्स पिल्स के रूप में भी हो सकती है या फिर वो ड्रग्स आप इंट्रावेनसली भी पेशेंट को दे सकते हैं। इंट्रावेनसली मीन्स वेंस में पेशेंट को आप दे सकते हैं। कीमोथेरेपी में बहुत सारे ड्रग्स को कॉम्बिनेशन करके यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ ड्रग्स कौन कौन से हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट या फिर फ्लूरोयूरासिल, ये ड्रग्स के साथ भी हम बहुत सारे ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देते हैं पेशेंट को। लेकिन कीमोथेरेपी ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जिससे पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, डायरिया होती है और उसका जो हेयर है वो लॉस होता है, मतलब उसके बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में हम क्या करते हैं, हार्मोन हम पेशेंट को देते हैं। अब हार्मोन थेरेपी में हम एक मेडिसिन देते हैं
टेमोजिफिन क्या होती है? टेमोजिफिन जो ऑस्ट्रोजन रिसेप्टर होती है। ऑस्ट्रोजन मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी मेल में ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन बनी हुई है तो उसके बॉडी में जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल हाई होगा। अब ये जो एस्ट्रोजन जो रिसेप्टर का मतलब प्रोटीन, ये क्या करेगा, ये कैंसर सेल के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करती है, बाइंड करने से रोकती है, जिससे कि कैंसर सेल का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसको हम बोलते हैं हार्मोन थेरेपी। इसके बाद हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं पेशेंट को। रेडिएशन थेरेपी में हम हाई एनर्जी एक्सरेज को और फिर अदर टाइप के रेज को, गामा रेज हो गया, अल्फा रेज हो गया, तो उसके बॉडी से हम पास करते हैं अकॉर्डिंग सर्जरी के टाइम में जिसके उसके बॉडी के अनुसार क्या सुटेबल है, इसके अनुसार हम एक्सरेज को पास करते हैं, जिससे जो भी कैंसर सेल है वो किल हो जाते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी का मतलब है कि जहाँ पे कैंसर है, मतलब अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो वहाँ पे कैंसर को टारगेट करके उसको किल किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब ये कैसे होता है, इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, थेरेपी देते हैं। इसका मतलब है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम लैब में बनाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को लैब में तैयार किया जाता है और ये एक ही टाइप का इम्यून सेल होता है, ठीक है। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो एक ही टाइप के इम्यून सेल से बना होता है और इस सेल को बॉडी में फिर हम जिसको कैंसर है, जिसको ब्रेस्ट में कैंसर है, उसके बॉडी में हम डालते हैं। जब हम इसको डालते हैं तो ये क्या करता है, ये जो भी कैंसर सेल के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको ये पहले डिटेक्ट करता है, इसको पहले पहचानता है। उसके बाद जो बॉडी में नॉर्मल चीजें हैं, मतलब जो नॉर्मल सेल है जो उस कैंसर सेल को हेल्प कर रही है ग्रोथ होने में, या फिर जो हार्मोन है जो कि उसको हेल्प कर रहा है, उसको ये रोकता है। कैंसर सेल को किल करने के साथ साथ उसके ग्रोथ को भी रोकता है और वो कैंसर सेल बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ना फैले, इससे भी उसको रोकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।